Hello students, welcome to yet another lecture of production and materials management. In today's session we will talk about material handling. ठीक है, अब टिल नाउ हमने काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स कवर किए हैं और आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली अबाउट द movement of you can say various type of material within the production process. ठीक है, जब मैं प्रोडक्शन की बात करता हूँ जो भी आपका एंटायर वर्क प्लेस होता है, जो आपका पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पर जो भी मटेरियल है उस मटेरियल का फ्लो कैसे होगा, आप कैसे उस मटेरियल को कैरी करेंगे, आप कैसे उसको मूव करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इन सभी कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करता है आपका मटेरियल हैंडलिंग. अगर मैं मटेरियल हैंडलिंग की बात करता हूँ, मटेरियल हैंडलिंग या जिसको हम मटेरियल मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है, वो डील करता है इन मेजर एस्पेक्ट्स के साथ. ठीक है, यहाँ पे आप देखो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, रिसीविंग, मूविंग, स्टोरिंग, ठीक है, प्रोटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो जब मैं बात करता हूँ किसी भी फॉर्म ऑफ मटेरियल की, When it comes to मैन्युफैक्चरिंग, जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो भी आपका प्रोडक्शन सिस्टम है, जिस भी तरह के प्रोडक्ट्स आप डील करते हैं, जिसमें भी जो भी आप प्रिपेयर करते हो, तो उन सभी की मैन्युफैक्चरिंग में जो भी वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, उस मटेरियल को सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू रिसीव इट, ठीक है, और टू प्रोक्योर इट. कई बार आप देखोगे कि जब मटेरियल हैंडलिंग की हम बात करते हैं, मटेरियल हैंडलिंग इन्वॉल्व्स द सेट ऑफ एक्टिविटीज जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी ऑन साइट है, मतलब या जो भी हम बोलते हैं कि एक्चुअल जो मटेरियल का साइट है, ठीक है, तो उसके सोर्स से या सोर्स साइट से मटेरियल को प्रोक्योर करना, प्लस आपका जो भी प्रोडक्शन प्रोसेसेस है उस प्रोसेसेस के थ्रू उस मटेरियल को कैरी करना, एंड एट द सेम टाइम फाइनली जो आपके फिनिश गुड्स हैं उनका डिस्पोजल, ठीक है, डिस्पोजल फॉर द अल्टीमेट यूसेज. तो वो सारी जो चीज़ें हैं, ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सब मटेरियल हैंडलिंग के अंदर आएगी. लेकिन फिर भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो मटेरियल हैंडलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि समहाउ इंटरनल जो मूवमेंट होता है मटेरियल का उसके साथ रिलेट करता है. तो सबसे पहले आप रिसीव करते हो मटेरियल को आपके एंड पे, आपके प्रोडक्शन यूनिट में, देन वहां से आप उसको जैसे भी आपको उसको मूव करना है, ठीक है, फ्रॉम ऑपरेशन टू ऑपरेशन, यू डिसाइड कि क्या सीक्वेंस में कैसे किस फ्लो के अकॉर्डिंग आपको उसको मूव कराना है, एंड देन इफ देयर इज नीड टू होल्ड इट बैक, अगर आपको उसको स्टॉक करके रखना है, आपको थोड़ा सा उसको स्टोर करना है, तो स्टोरिंग, एट द सेम टाइम जब आप स्टोर करोगे तो आपको यू हैव टू टेक ड्यू प्रिकॉशंस. तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट, तो उसका प्रोटेक्शन, एंड देन फाइनली कंट्रोल. जो भी मूवमेंट है वो पूरे मूवमेंट के ऊपर एक यू कैन से कंट्रोल, एक कमांड स्टैब्लिश करके रखना. ये सारा कुछ आपका मटेरियल हैंडलिंग के अंदर है. तो मटेरियल हैंडलिंग डील्स विद रिसीविंग, मूविंग, स्टोरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग मटेरियल ऑफ एनी फॉर्म विच इज बीइंग यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. अब अगर मैं बात करता हूँ एक और यहाँ पर जो मीनिंग दे के रखा हुआ है, दैट इज शॉर्ट रेंज मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑल द वे टू डिस्ट्रीब्यूशन. तो मैन्युफैक्चरिंग से लेके तो फाइनली जो आप जब उसको डिस्पोज ऑफ करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन तक, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जैसे ही कमेंस होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आप स्टार्ट करोगे तो अलग अलग फेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से जब आप गो थ्रू कराएंगे किसी मटेरियल को, तो वो मटेरियल हैंडलिंग कहलाएगा. मटेरियल हैंडलिंग जो है इट इज शॉर्ट रेंज मूवमेंट ऑफ मटेरियल, ठीक है, इसको हम इन हाउस भी बोल सकते हैं, इन हाउस या इंटरनल मूवमेंट ऑफ मटेरियल है
कहाँ से कहाँ तक कवर करता है ये, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑल द वे टू डिस्ट्रीब्यूशन, या फाइनल जब आप डिस्पैच करते हो तो डिस्पैच। ठीक है, सो दिस इज अबाउट मटेरियल हैंडलिंग। अब अगर मैं मटेरियल हैंडलिंग की बात करता हूँ तो ऑब्जेक्टिव्स, देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। जब भी हम मटेरियल को हैंडल करने की बात करते हैं तो उसके पीछे पर्पस क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो पहला है कॉस्ट रिडक्शन। मटेरियल हैंडलिंग जितना इजी होगा, जितना इफेक्टिव होगा, वो आपको बेनिफिट करेगा कहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ सेविंग योर कॉस्ट। तो जो भी ओवरऑल कॉस्ट होता है, ठीक है, ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट, वहां पर यू कैन एक्सपीरियंस अ ड्रॉप। ठीक है, आप उसको थोड़ा सा लोअर कर सकते हैं। तो कॉस्ट रिडक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, रिडक्शन इन कॉस्ट या कॉस्ट रिडक्शन, रिड्यूस कॉस्ट, वो सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है मटेरियल हैंडलिंग की। कॉस्ट कम करने के पर्पज से हम मटेरियल हैंडलिंग करते हैं। देन वेस्टेज, जितना प्रॉपरली आप मटेरियल को हैंडल करके रखेंगे, इट विल रिजल्ट इनटू रिड्यूस वेस्टेज। तो आपका जो वेस्ट है वो भी कम हो जाता है। तो वेस्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए मटेरियल हैंडलिंग की जाती है। देन फॉर इम्प्रूविंग दी वर्क कंडीशंस, सी अगर जब मैं बात करता हूँ, अगर आप किसी हौच पाच मैनर में मटेरियल को हैंडल करते हैं, अगर कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं बना के रखा है आपने, कोई मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस या इक्विपमेंट्स आपके पास प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो इट विल समहाउ गिव अवे काइंड ऑफ रिस्क, थोड़ा सा वहाँ पर रहता है, एक्सीडेंट्स या मिसहैपनिंग के चांसेस वहाँ पर होते हैं। तो एक तो क्या है, आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है जब हम मटेरियल हैंडलिंग की बात करते हैं। एट द सेम टाइम जो ओवरऑल वर्क कंडीशंस हैं वो भी इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो मटेरियल हैंडलिंग के थ्रू अननेसेसरी यहाँ वहाँ आपका मटेरियल नहीं पड़ा रहेगा। मटेरियल जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होगा, एक जगह पर होगा, एक प्रॉपर मैनर से फ्लो होगा। तो डिस्ट्रैक्शंस की जब मैं बात करता हूँ, डिस्ट्रप्शंस की बात करता हूँ, तो किसी तरह के डिस्टर्बेंसेस आपको एक्सपीरियंस करने नहीं मिलेंगे अगर आप मटेरियल को प्रॉपर हैंडल करते हैं। ठीक है, तो वर्किंग कंडीशन उसका एक एम्बियंस जो है आपका, वो भी थोड़ा सा इंप्रूव होगा अगर मटेरियल प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड होगा, उसको आप प्रॉपर तरीके से कैरी करेंगे। एट द सेम टाइम जो रिस्क फैक्टर है, ठीक है, जब किसी बल्की मटेरियल की जब मैं बात करता हूँ, तो हैवी या बल्की मटेरियल को जब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने की बात आती है, तो उसके साथ एसोसिएटेड जो रिस्क फैक्टर है वो भी आप थोड़ा सा कर्टेल कर देते हैं या मिनिमाइज कर देते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों एस्पेक्ट्स हैं, इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन प्लस इम्प्रूव्ड वर्कर्स सेफ्टी। फिर एनहेंस डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल हैंडलिंग के थ्रू आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी ईजी हो जाता है। ठीक है, जब अलग अलग पॉइंट्स पे कहीं भी आपका जो मटेरियल है वो एक्यूमुलेटेड नहीं होगा, अननेसेसरी वो ब्लॉक नहीं होगा, आपका इन्वेंट्री कहीं पर भी एक प्रॉपर फ्लो मेंटेन रहेगा, तो उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलेगा, ठीक है, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा ईजियर हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ बेटर इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन, जो भी आपके मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स आप यूज करते हैं या प्रोडक्शन पर्पज से जब आप अलग अलग मशीन्स के यूज की बात करते हैं, ठीक है, तो उनका भी प्रॉपर या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल होता है। आपकी मशीन्स आइडियल नहीं रहेंगी अगर एक प्रॉपर फ्लो मेंटेन रहेगा, मटेरियल टाइमली पहुंच जाया करेगा, तो वो जो एक आइडियल टाइम जो है, आइडियल टाइम बोलो, नॉट आइडियल, आइडियल टाइम, जितने समय मशीन आपकी यूज में नहीं है, उसका यूसेज नहीं हो रहा है, तो वो एक तरीके से आपके ऊपर एक कॉस्ट ही एक्स्ट्रा आप इंकर करते हैं, तो उस तरह की कॉस्ट भी आप सेव कर सकते हैं। मशीन्स के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए, इक्विपमेंट्स की प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल वो एक एसेंशियल कंडीशन होती है ना। तो मटेरियल हैंडलिंग के थ्रू आप क्या करते हैं, वो टाइमली रॉ मटेरियल अवेलेबल करा देते हैं। उस तरह का एक सिस्टम हम डेवलप करके रखते हैं जिससे कि आपका इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो पाता है। एंड फाइनली
सारी चीज़ें जो है वो अगर मैं उसको सम अप कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी टू क्वाइट एन एक्सटेंट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मटेरियल हैंडलिंग के थ्रू आपकी प्रोडक्टिविटी को भी आप बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था कि अगर टाइमली रॉ मटेरियल अवेलेबल है प्रोसेस के लिए, कहीं पर भी कोई भी प्रोसेस में किसी तरह का जो एक लीड टाइम है वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मेजर लीड टाइम नहीं आ रहा है, टाइमली आप प्रोसेसेस एक के बाद एक कैरी आउट करते चले जा रहे हैं, तो उससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर मटेरियल की सप्लाई नहीं हो पाएगी प्रॉपर तो एक से दूसरी प्रोसेस भी अफेक्ट करेगी, बिकॉज देयर इज इंटरलिंकेज। तो जो इंटरलिंकेज है उसके चलते भी हम कहेंगे कई बारी अगर एक प्रोसेस पे टाइमली मटेरियल नहीं आ पाता तो उससे बाकी की प्रोसेसेस भी उस चीज़ को हैम्पर करेंगे। तो उसको ओवरकम कर सकते हैं हम मटेरियल हैंडलिंग के थ्रू, और वहाँ से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लाइक प्रिंसिपल्स, बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ऊपर आपका मटेरियल हैंडलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये फाउंडेशन लेट करते हैं आपके मटेरियल हैंडलिंग के लिए। प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, लेट्स अस सी वन बाय वन। पहला है प्रिंसिपल ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज करना। जब भी आप बात करते हैं मटेरियल हैंडलिंग की तो एक कॉन्क्रीट प्लानिंग की जरूरत होती है, एक प्रॉपर सिस्टम एस्टैब्लिश करने की जरूरत होती है, लेकिन उस सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू हैव दैट ओरिएंटेशन। उस तरह का एक्सपोजर, उस तरह का माइंडसेट आपके पास होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ ओरिएंटेशन क्या कहता है कि हमें उस तरह का एक यू कैन से थॉट प्रोसेस डेवलप करने की जरूरत है, हमें उस तरह की एक एटीट्यूड को, एक राइट एटीट्यूड को इनकलकेट करने की या डेवलप करने की जरूरत होती है सभी मेंबर्स के अंदर। तो जितने भी मेंबर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं मटेरियल हैंडलिंग के अंदर, जो कि मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दे ऑल मस्ट बी ओरिएंटेड। उनको प्रॉपर ओरिएंटेशन दिया जाना चाहिए, प्रॉपर उनको इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि हाउ दे हैव टू डील विद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। देयर हैज टू बी ए साउंड प्लानिंग। ठीक है, एक कॉन्क्रीट प्लानिंग की आपको जरूरत पड़ती है जब हम मटेरियल हैंडलिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो यू मस्ट प्लान इन एडवांस। ठीक है, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो हमें वैसा नहीं करना है, वी आर नॉट देयर कि हम फेलियर की तरफ जाएं। हमें क्या करना है, कॉन्क्रीट प्लान्स तैयार करना है और उन प्लान्स को फिर हमें इम्प्लीमेंट करना है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। लाइक मटेरियल हैंडलिंग की अगर मैं बात करता हूं तो इट इज नॉट ओनली द कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है ना। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है वो ये कहता है कि सिंस जब मटेरियल हैंडलिंग की बात करता हूं तो प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से लेके तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पैच ऑफ फिनिश गुड, वहां तक हर एक जो एक्टिविटीज है वो उसके साथ कंसर्न है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन एंड ऑल। हर एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक डिपार्टमेंट हैज टू गेट यूनाइटेड, दे हैव टू इंटीग्रेट देयर एफर्ट्स। ठीक है, तो एक पूरा सिस्टम वाइज, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की जरूरत है। देन स्पेस यूटिलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन ये कहता है कि व्हेन इट कम्स टू लाइक स्टोरेज ऑफ मटेरियल, तो आपको जो भी अलोकेटेड स्पेस है उसका प्रॉपर या मैक्सिमम यूज करना है। या फिर अगर मैं जब असेंबली लाइंस की बात करता हूँ, शॉप फ्लोर की बात करूँगा, तो जो आपका लेआउट है वो इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि वहाँ पर मैक्सिमम हम या बेस्ट पॉसिबल वे में उस अवेलेबल स्पेस को यूटिलाइज कर सकें। देन प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। दो चीजें हैं, एक तो हमें क्या करना, हमें हर एक प्रोसेस या हर एक एक्टिविटी के लिए कुछ बेंचमार्क सेट करना है, कुछ हमारे लिए पर्सनल टारगेट्स मेंशन करके रखने हैं। एट द सेम टाइम वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड्स आपको एक वे भी सजेस्ट कर देते हैं कि किस तरह से आपको काम करना है। तो वो एक गाइडलाइन भी आपको देते हैं जिससे कि आपका वर्क थोड़ा सा इजी भी हो जाता है। तो दो चीजें हैं, एक तो स्टैंडर्डाइजेशन, वी हैव टू स्टैंडर्डाइज
हमें हर एक चीज़ के लिए स्टैंडर्ड सेट करना है। लाइक अगर मैं इक्विपमेंट्स की बात करता हूँ तो वहाँ पर भी यू हैव टू सेट स्टैंडर्ड्स कि एक जो मशीन है, ठीक है, वो कितना लाइक लोड बियर कर सकता है, तो उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी वो हमको डिफाइन करनी है, उसके स्टैंडर्ड्स डिसाइड करना है। अगर आप एक लिफ्ट की बात कर रहे हैं, अगर आप ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो कितना मटेरियल वो एट ए टाइम कैरी कर सकते हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड, लॉट साइज को लेके स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो उस तरीके से आपको स्टैंडर्ड सब चीज़ के सेट करना है। एट द सेम टाइम आपको सिंप्लीफाई करना है प्रोसेस को, ठीक है। आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है चीज़ों को, आपको मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करना है, एक आपको सिंपल सा सिस्टम तैयार करना है और सिंप्लिसिटी इज द की, ठीक है। तो आपको सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को। देन एर्गोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ एर्गोनॉमिक्स जो है वो डील करता है विद ह्यूमन फैक्टर। एर्गोनॉमिक्स जो है इट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन फैक्टर। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ तो देखो आप जितना ही ऑटोमेशन की तरफ क्यों ना चले जाएं, आप कितना ही कंप्यूटराइज कर दें चीज़ों को, आप कितना ही ऑटोमेटेड कर दें, बट ह्यूमन फैक्टर इज ऑलवेज देयर, क्योंकि उन मशीन्स को मॉनिटर करने के लिए भी यू नीड टू हैव ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स जो है अब उनके अपने इमोशंस होते हैं, उनका अपना एक फिजिकल कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या ह्यूमन फैक्टर को कंसिडर करते हुए उनका लाइक पोटेंशियल, उनकी कैपेसिटी, उनके मूड स्विंग, इन सभी बातों को भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रिंसिपल ऑफ एर्गोनॉमिक्स जो है वो डील करता है विद द ह्यूमन फैक्टर एट वर्क, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी वो बात करता है आपका जो भी मटेरियल हैंडलिंग टेक्निक्स होती है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स है या मटेरियल हैंडलिंग एज ए प्रोसेस जब मैं बात करता हूँ तो उसका इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजी। तो आपको इकोलॉजिकल बैलेंस बना के चलना है, आपको इकोलॉजी के जो वेरिएंट्स है या जो वेरिएबल्स हैं आपके आसपास जो नेचर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं यू नीड नॉट हैव टू लाइक गिव अवे सॉर्ट ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन दैट, ठीक है। तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, आपको इकोलॉजिकल बैलेंस बना के चलना है। एट द सेम टाइम एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, यू मस्ट गो फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितना आप एनर्जी बचा के चलेंगे, आपका जो भी मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस में जितना कम से कम आप एनर्जी यूज करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड देन लॉ ऑफ ग्रेविटी जो होता है या प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी ये कहता है कि लाइक सिंस ग्रेविटी इज ऑलवेज देयर, तो आपको जब मटेरियल हैंडलिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर वो ड्यू कंसर्न्स भी लेके चल रहे हैं ग्रेविटी रिलेटेड। जैसे रोपवेज की अगर मैं बात करता हूँ या केबल वेज की बात करता हूँ तो वहाँ कितना वेट वो कैरी कर सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे भी अप्लाई, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको देखनी होती है। एंड अकॉर्डिंगली क्या और कितनी क्वांटिटी में कौन सा मटेरियल कैरी करना है ग्रेविटेशन का ध्यान रखते हुए, तो ग्रेविटी का प्रिंसिपल एंड फाइनली द प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, ठीक है। आपको इक्विपमेंट की सेफ्टी का ध्यान रखना है, आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है, मतलब वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो वो सभी सेफ्टी के जो ड्यू प्रिकॉशंस हैं वो आपको लेने की ज़रूरत होती है, आपको सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। मटेरियल हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं बात करता हूँ तो ग्लव्स या जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी होती है, तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के जो इक्विपमेंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराने की ज़रूरत होती है। उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन, जो मैनुअल्स आपको देने की ज़रूरत है वो आपको देना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी उस सभी चीज़ों के साथ डील करता है। नाउ व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग? देखो 2 से 3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं। या तो जो मटेरियल हैंडलिंग है वो पूरी आप कैसे करें, मैन्युअली करें। तो पहला जो टाइप है वो है मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स या मैन जो है वो सारा कुछ मटेरियल को कैरी करते हैं, वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर उसको लेके जाते हैं। तो वो पूरा सिस्टम जहाँ पर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, डील करता है सारे मूवमेंट को, वो मैनुअल है। फिर एक होता है आपका सेमी ऑटोमेटेड, जहाँ पर कुछ पार्ट आपका मशीन्स के थ्रू होता है और कुछ एक्टिविटीज जो है वो ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करेंगे।
तो वो आपका सेमी ऑटोमेटेड होगा, और एक होगा आपका फुली ऑटोमेटेड, जहाँ पर जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट मशीन्स को इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करने हैं, आपको मटेरियल्स को प्लेस करना है, एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस या रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज, रेस्ट ऑफ द ऑपरेशंस आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय मशीन्स। तो जहाँ पे सारी मटेरियल हैंडलिंग मशीन्स कैरी आउट कर रही हैं वो आपका ऑटोमेटेड होगा। ठीक है, अब मटेरियल हैंडलिंग के साथ साथ कुछ कॉस्ट एसोसिएट होगी। तो मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट इनकर होगी? पहला है कॉस्ट ऑफ ओविंग एंड मेंटेनिंग इक्विपमेंट। जो भी आपके मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, आपके अलग अलग जो ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स आप यूज करते हैं। तो इक्विपमेंट को प्रोक्योर करना, इक्विपमेंट को परचेज करना, तो इक्विपमेंट को ओन करने से लेके तो इक्विपमेंट को मेंटेन करना। देखो, जब भी हमने किसी टूल इक्विपमेंट मशीन की बात करते तो उनको वियर एंड टियर की जरूरत पड़ती है। तो जो भी उसका रखरखाव है, जो भी मेंटेनेंस है, जो भी वियर एंड टियर है, तो एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट या कॉस्ट ऑफ परचेज, तो परचेजिंग कॉस्ट इक्विपमेंट की, फिर उस इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ जो वियर एंड टियर है, जो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, उसकी कॉस्ट, प्लस अगर मैं बात करता हूँ कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी आपका पूरा ओवरऑल एक सिस्टम आपने डेवलप किया है उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, उसका वियर टियर, प्लस ऑपरेशनल कॉस्ट, आपके डे टू डे जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे तो उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की कॉस्ट, ये आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग होगी। देन मटेरियल हैंडलिंग सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं, या मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेसेस, कौन कौन सी मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेसेस या ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, उसमें आपका लिफ्टिंग आता है, होल्डिंग आता है, ड्रॉपिंग आता है। किसी चीज़ को लिफ्ट करना, या उसको होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना, उसको कहीं जाके ड्रॉप करना, तो लिफ्ट, पिकअप, फिर ड्रॉप। ठीक है, तो एक तो लिफ्ट करना, देन होल्ड करके रखना, और देन ड्रॉप करना। ये पहला आपका एक फंक्शन हुआ, या पहला सर्विस बोल सकते हैं, पहला एक एक्टिविटी। देन उसके बाद लोडिंग एंड अनलोडिंग, मटेरियल को लोड करना और अनलोड करना। ठीक है, मटेरियल को कहीं किसी मशीन के ऊपर, या जैसे अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन पर्पस से, जो आप ट्रॉलीज या जो आप ट्रक और बाकी ट्रैक्टर, इस तरह के जो इक्विपमेंट्स यूज करेंगे, उस पर मटेरियल को प्लेस करना, और वहां से जब आप रिसीविंग एंड पे हैं तो अगर आपके पास कुछ आ रहा है तो आपको उसको अनलोड करने की जरूरत होती है। तो प्लेस करना और वहां से उसको डिस्प्लेस करना, तो लोडिंग और अनलोडिंग, प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। देन पोजीशनिंग, किसी चीज को कहीं पे या किसी पोजीशन को फिक्स करके रखना। ठीक है, जैसे अगर कोई मटेरियल ऐसा है, या कोई आपकी मशीन ऐसी है जहाँ पे रोटेटर की अगर मैं बात करता हूँ, रोटेटर होता है, तो उस रोटेटर में अगर आपको उसको वापस एक पर्टिकुलर पोजीशन पे स्टेशन करना है, ठीक है, तो एक वो चीज़ है पोजीशनिंग, उसको मोशन में रखना है या उसको स्टेशनरी बना के रखना है, उसको एक जगह स्टेशन करना है। तो पोजीशनिंग इक्विपमेंट जो होते हैं वो आपको उनको पोजीशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, लाइक एक किसी जगह पर आपको उसको फिक्स करना है तो पोजीशनिंग इक्विपमेंट्स वहाँ पे आता है, और पोजीशनिंग जो आपकी सर्विस है वो आएगी। देन मूविंग, मूवमेंट के पर्पज से, एंड देन स्टैकिंग, स्टैक करके रखना, लाइक पाइल अप करके रखना। ठीक है, ढेर बना के जब रखने की बात करते हैं, स्टैकिंग जो प्रोसेस है वहाँ पर आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को पाइल बना के रखते हैं। तो दीज आर वेरियस एक्टिविटीज, ये मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटीज बोल सकते हैं, मटेरियल हैंडलिंग सर्विसेज या ऑपरेशन। अब इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो इक्विपमेंट्स आपको चाहिए पड़ते हैं, जिन इक्विपमेंट्स को आप यूज करते हैं, तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला है आपका क्रेन एंड हॉइस्ट। हॉइस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, लिफ्टिंग पर्पज से जो आप यूज करते हैं, तो क्रेन हम यूज करते हैं, बहुत सारी लिफ्टिंग मशीन्स होती हैं, हॉइस्ट आर देयर। ठीक है, तो दीज आर दी मटेरियल जो कि यूज किए जाते हैं फॉर परफॉर्मिंग लिफ्टिंग एंड ड्रॉपिंग सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज। फिर कन्वेयर्स आपके होते हैं, एलिवेटर्स होते हैं। एलिवेटर्स लाइक आप देखते हैं जब आप अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पे भी जब आप मूव करते होंगे, आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं, आप रेलवे स्टेशन पे, आप एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हो स्टेयर केसेस जो होते हैं, एलिवेटर्स जो होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो वो एलिवेटर्स के थ्रू
इंडस्ट्रीज में मटेरियल को इजीली आप कैरी कर सकते हैं। सिमिलरली जो कन्वेयर्स होते हैं, कन्वेयर बेल्ट्स के थ्रू आप मटेरियल को प्लेस कर देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो वो कन्वेयर है, जो बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट रोटेट करता चले जाएगा, वो अपना रोटेशन में रहता है। जस्ट आपको मटेरियल प्लेस करना है और मटेरियल विल गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कन्वेयर्स और एलिवेटर्स होते हैं। देन उसके बाद ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, इस तरह के जो फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन के डिफरेंट मीन्स हैं, हम उनको यूज करके और मटेरियल को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जा सकते हैं। देन रेलवेज, ठीक है। इवन जब बड़े प्लांट्स की हम बात करते हैं, बड़े सेटअप के अंदर यू विल सी के लोकोमोटिव्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं मटेरियल को कैरी करने के लिए, ठीक है। अगर हम लाइक आप देखोगे कि स्पेसिफिकली अगर मैं आपके कोल इंडस्ट्री की बात करता हूँ, स्टील मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूँ, तो ये जो प्लांट्स हैं यहाँ पर अगेन प्लांट्स से जो यू कैन से प्रोक्योर, मतलब मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए रेलवे ट्रैक्स बिछाया जाता है। रेलवे ट्रैक के थ्रू आप वहाँ तक जाते हैं और वहीं से फिर वो जो फिनिश गुड है वो भी आपका डिस्पैच होता है। तो दोनों चीज़ें, रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट के लिए भी और डिस्पैच के लिए भी आप रेलवे ट्रैक्स यूज़ करते हैं, लोकोमोटिव्स यूज़ करते हैं। जो आपकी ट्रैम्स की अगर मैं बात करता हूँ, पुलिस जो होती हैं उसके थ्रू आप कैरी कर सकते हैं। देन रोपवेज, यूजुअली हिली एरियाज के अंदर जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हिली एरिया में यू विल फाइंड वहाँ पर आपके रोपवे या केबल वेज होते हैं जिसके थ्रू मटेरियल को कैरी किया जाता है। फिर आता है आपका पाइपलाइंस। स्पेसिफिकली अगर मैं पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ, ठीक है, उनकी अवेलेबिलिटी आप तक कैसे होगी। या अगर मैं सिंपली वाटर की भी बात करता हूँ, तो वाटर भी जो है एक मेजर इंग्रेडिएंट होता है इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स। तो वाटर का सप्लाई वो पाइपलाइंस के थ्रू होगा। तो लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल होता है वो आप तक फ्लो होता है पाइपलाइंस के थ्रू, ठीक है। सो दिस इज अबाउट मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग में ये सभी चीज़ें या ये सभी टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।